होलिका दहन के दौरान मोतीराम की लाश मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। बलराम नारायण शुक्ला को दोष दे रहा था कि उसके दिए गए धागे किसी काम के नहीं। नारायण शुक्ला से ये अपमान सहा नहीं गया और वो वहां से गुस्सा होते हुए चला गया। इधर दशरथ और दीनदयाल अभी अभिमन्यु को लेकर चिंतित दिखे और दशरथ ने दीनदयाल को कल सुबह ही अभिमन्यु का पता लगाने का आदेश दिया। अगले दिन दीनदयाल सुबह के 7:30 बजे तैयार हो गया। पूरी रात घबराहट के मारे उसकी नींद गायब थी। एक चीज़ जो उसे बार बार सताए जा रही थी वो थी अभिमन्यु की सलामती, और वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि अभिमन्यु और प्रीति जहाँ भी हो ठीक हो। दीनदयाल ने चाय तक नहीं पी और जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने फौरन दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर आयुषी खड़ी है। वो भी कहीं जाने के लिए तैयार थी और उसकी भी शक्ल से दिख रहा था कि वो भी रात भर सोई नहीं थी। दीनदयाल ने उसे हैरत से पूछा, आयुषी तुम इतनी सुबह यहाँ, क्या बात है? आयुषी ने तनाव से कहा, मुझे पता है आप अभिमन्यु और जीजी को ढूंढने मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। मैं भी आपके साथ चलूँगी और इसमें मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। दीनदयाल ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आयुषी जिद पर अड़ी रही और आखिरकार दीनदयाल ने हार कर कहा, ठीक है चलो, पर मेरे साथ ही रहना, मैं नहीं चाहता तुम पर कोई आफत आए। आयुषी ने सिर हिलाकर वादा किया कि ऐसा ही होगा। फिर उसने दीनदयाल से कहा, पर पहले जीजी के स्कूल चलिए। मैं वॉचमैन को बताना चाहती हूँ कि जीजी 2 दिन तक स्कूल नहीं आएंगी क्योंकि वो किसी काम से शहर के बाहर गई हैं। दीनदयाल आयुषी की बातों से समझ गया कि वो नहीं चाहती कि लोगों को प्रीति के बारे में कुछ भी पता चले। वो दोनों फौरन वहाँ से निकल पड़े। इधर दशरथ सुबह सुबह ही सरपंच के घर आ पहुँचे। उन्होंने घर के बाहर अपनी कार पार्क की और अंदर की तरफ बढ़ चले। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि सरपंच आंगन में चारपाई पर बैठे चाय पी रहे थे। सरपंच दशरथ को इतनी सवेरे अपने घर देखकर हैरान रह गए। सरपंच ने दशरथ का स्वागत करते हुए कहा, आइए दशरथ जी, आज इतनी सुबह सुबह हमारे घर की कैसे याद आई? दशरथ सरपंच के पास जाकर बैठ गए। वो सीधा मुद्दे पर आए और बोले, हालत ही ऐसे हैं कि मुझे आपके पास आना पड़ा और जो मैं कहने वाला हूँ शायद आपको अच्छा ना लगे। सरपंच दशरथ को इतना खुलकर बात करते देखकर थोड़ा चौंक गए। सरपंच बोले, हमें आपकी बातों का भला कभी बुरा लगा है? बेझिझक कहिए। दशरथ ने शिकायत भरे लहजे में कहा, अभिमन्यु कहाँ है? आपने अभिमन्यु के साथ क्या किया है? मैं जानता हूँ उसके गायब होने में आपका कोई तो लेना देना है। सरपंच ये इल्ज़ाम सुनकर हैरान रह गए। तैस में आकर वो बोले, दशरथ जी, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। हम क्यों अभिमन्यु को नुकसान पहुंचाएंगे? तब दशरथ ने सरपंच से सीधे सवाल किया और उन्हें उस वक्त की याद दिलाई जब यहीं चकिया में कोई इंसान मोपेड पर अभिमन्यु का पीछा कर रहा था और वो मोपेड आपके नाम पे है। दशरथ ने गुस्से से कहा, जब से अभिमन्यु चकिया आया है आपने उससे कुछ ना कुछ पंगा लिया ही है। मैं भी जानता हूँ कि आप नहीं चाहते कि अभिमन्यु इस केस की जांच करे और मौका देखकर आपने अभिमन्यु को मुजफ्फरपुर से गायब ही करवा दिया। सरपंच भी अब चुप नहीं रहे और दशरथ से बोले, आप मुझ पर उस बात का इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं जो मैंने किया ही नहीं? मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं कि अभिमन्यु को क्या हुआ है। दशरथ ने सरपंच की आंखों में घूरते हुए कहा, तो फिर अभिमन्यु कहाँ है? वो मुजफ्फरपुर गया था, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है और 24 घंटे से उसकी कोई खबर नहीं है। आपकी ही मोपेड पर कोई उसका पीछा कर रहा था और आप कहते हैं आपने अभिमन्यु के साथ कुछ नहीं किया। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है सरपंच जी। सरपंच को एहसास हो गया कि गुस्से से काम नहीं चलेगा। उन्होंने शांति से दशरथ को समझाते हुए कहा, देखिए दशरथ जी, ठंडे दिमाग से सोचिए। जब भी गाँव वालों ने आपको छोटी छोटी बातों के लिए तंग किया है तो मैंने ही आपको उनसे बचाया है। अब तक आप इन चकिया वालों को समझ ही गए होंगे। क्या आप नहीं जानते कि एक बार उनका गुस्सा फूट पड़े तो क्या होता है? सरपंच ने दशरथ को एक हादसे की याद दिलाई जब एक बाहर वाला चकिया आया था और उसकी झड़प चकिया वालों से हो गई थी और कैसे इन गांव वालों ने उसकी चमड़ी उधेड़कर उसे मार डाला था और पेड़ से उसे उल्टा टांग दिया था। दशरथ वो हादसा भूले नहीं थे
और उसे याद करके आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिर सरपंच ने कहा, उस हादसे के बाद जब अभिमन्यु ने गांव की सभा में धागा पहनने से इनकार कर दिया और नारायण शुक्ला और गांव वालों की बेइज्जती की, तब मैंने ही अपने बेटे कुलदीप को मुपेट पर उसके पीछे जाने को कहा था ताकि वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। पर हमें पता नहीं था कि अभिमन्यु को कुछ हुआ है। वैसे वो मुजफ्फरपुर क्यों गया था? क्या हुआ है उसे? सरपंच की बातों से फिक्र साफ झलक रही थी। दशरथ को उनकी बातों पर यकीन हो गया और उन्होंने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आप पर बेवजह इल्ज़ाम लगाया। मैं नहीं जानता था कि आप अभिमन्यु की हिफाजत कर रहे थे। ये बोल दशरथ वहाँ से चले गए। सरपंच ने देखा वो कार में बैठे और उनकी कार निकल गई। तभी घर के एक कमरे से कुलदीप बाहर आया और सरपंच की सराहना करते हुए ताली बजाने लगा। सरपंच ने खिसिया कर कहा, ताली क्यों बजा रहे हो? कुलदीप ने मुस्कुरा कर कहा, लोगों को कैसे घुमाना है कोई आपसे सीखे। इतने अच्छे तरीके से आपने उन्हें उल्लू बनाया और वो बेचारे बन भी गए। सरपंच हंसे और बोले, दशरथ एक भोला आदमी है, जो कुछ उसे बताया जाता है वो उस पर कार्रवाई जरूर करेगा। फिर एक कुटिल स्वर में उन्होंने कहा, कम से कम अब अभिमन्यु और वो मशरानी प्रीति हमारे रास्ते से हट जाएंगे और इस राज के साथ आराम से हम बेखौफ होकर काम कर सकते हैं। इधर दशरथ गाड़ी में जा रहे थे। उन्होंने दीनदयाल को फ़ोन लगाया और पूछा कि वो कहाँ पहुँचा। दीनदयाल तभी मुजफ्फरपुर पहुँचा था। उसने दशरथ को बताया कि वो अभिमन्यु की खोज खबर लेने बाजार जा रहा है। दशरथ ने दीनदयाल को सरपंच के घर जाने की बात बताई और कहा कि उन्होंने ही अपने बेटे कुलदीप को अभिमन्यु की सुरक्षा के लिए उसके पीछे भेजा था। अभिमन्यु के गायब होने में उनका कोई हाथ नहीं है। दीनदयाल दशरथ की बातों से सहमत नहीं हुआ और बोला, सर, मुझे सरपंच की बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। मेरा मन कहता है इसमें सरपंच का ही हाथ है। बाकी मैं आपको यहाँ मुजफ्फरपुर से खबर करता रहूँगा। दीनदयाल ने फ़ोन काट दिया और बगल में देखा कि आयुषी सो रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी मुजफ्फरपुर के बाजार में रुकी। कुछ दुकानें खुली थी और कुछ खुलने की तैयारी में थी। दीनदयाल के साथ 2 कांस्टेबल और आयुषी गाड़ी से उतरे। सबके हाथ में अभिमन्यु और प्रीति की फ़ोटो थी। दीनदयाल ने अपने दोनों कांस्टेबल को बाजार के हर कोने में पूछताछ करने भेजा और कहा, जैसे ही कोई खबर मिले फ़ौरन फ़ोन करके बताना। कांस्टेबल ने सलाम ठोका और चल दिए। दीनदयाल आयुषी को लेकर साड़ी की हर दुकान में गया। उसने वहां अभिमन्यु और प्रीति की फ़ोटो दिखाई, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। आयुषी मायूस हो रही थी। ये देखकर दीनदयाल ने कहा, फिक्र मत करो आयुषी, इन चीज़ों में वक्त लगता है, पर मेरा यकीन मानो, आज हमें उनकी कोई ना कोई खबर ज़रूर मिलेगी। आयुषी को कुछ राहत हुई। अचानक उसने बाजार में एक गली देखी जहाँ कुछ साड़ियाँ टंगी हुई थी। उसने दीनदयाल को दिखाते हुए कहा, चलिए वहाँ चलते हैं। दोनों बाजार की उस छोटी गली में चले गए। गली के आखिर में उन्हें साड़ियों की 2 दुकानें मिली और दूसरी वाली में उन्हें अभिमन्यु और प्रीति के बारे में कुछ पता चला। दुकानदार ने फ़ोटो देखकर अभिमन्यु को पहचान लिया। उसने दीनदयाल से कहा, ये तो कल ही आए थे यहाँ, किसी राजकुमारी साड़ी के बारे में पूछ रहे थे। ये सुनकर दीनदयाल के मन में कुछ उम्मीद जागी और उसने पूछा, आपने उन्हें कहाँ भेजा? कोई और भी था उनके साथ? दुकानदार ने दीनदयाल से कहा, मैंने उन्हें एक आदमी का पता दिया था जो राजकुमारी साड़ी बनाने वाले का रिश्तेदार था। दीनदयाल ने उससे वो एड्रेस लिया और पूछा, क्या अभिमन्यु सर के साथ कोई और था? कोई जो उनका पीछा कर रहा हो? आपने कोई अजीब सी चीज़ तो नहीं देखी? दुकानदार ने कुछ देर सोचा और कहा, हाँ, शायद कोई उनका पीछा कर रहा था। दीनदयाल का दिल बैठ गया। उसने तुरंत उससे पूछा, क्या आप उसका हुलिया बता सकते हैं? वो कैसा दिखता था? दुकानदार बोला, वो कोई आदमी नहीं था, एक औरत उनका पीछा कर रही थी। दीनदयाल और आयुषी ये सुनकर हैरान हो गए। आयुषी ने दुकानदार को प्रीति की फ़ोटो दिखाई और पूछा, क्या ये औरत थी जो उनका पीछा कर रही थी? दुकानदार ने प्रीति की फ़ोटो देखी और पहचान गया। उसने फ़ौरन बोला, हाँ, यही मैडम थी। आयुषी ये सुनकर चौंक गई। दीनदयाल को कुछ समझ नहीं आया और उसने कहा, सर का पीछा प्रीति मैडम कर रही थी? क्या दीनदयाल अभिमन्यु और प्रीति तक पहुंच पाएगा? क्या अभिमन्यु और प्रीति जिंदा हैं? क्या सरपंच की असलियत तक पहुंच पाएंगे दशरथ?
क्या चकियाँ गांव डायन के कोप से बच पाएगा? जानने के लिए देखिए चकियाँ की डायन। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।